हेलो फ्रेंड्स, HTML सीखने की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना वीडियो नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे हमारे पास कुछ कार है, तो कार के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? तो कार का एट्रीब्यूट्स हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, ठीक है। उसमें जो आपका गियर चेंज करने की फंक्शनैलिटी है वो हो सकती है, ठीक है ना। किसी में मान लीजिए शिफ्ट गियर किसी और तरीके से चेंज होता है, किसी में गियर आपका कुछ और तरीके से चेंज हो सकता है। तो हर एक चीज़ के अंदर अलग अलग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट क्या है? तो हम कह सकते हैं दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, लेकिन दोनों स्टूडेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? तो देखो, किसी स्टूडेंट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। किसी स्टूडेंट के अंदर उसका नाम होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसका आधार कार्ड नंबर होता है, उसका रोल नंबर होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था आपको कि HTML के अंदर एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व जो आपको यहाँ पर अपनी वेब पेज पे दिखाई देते हैं। जैसे हेडिंग हो गया, टेबल हो गया। तो क्या H1 अगर लगाने पर कोई हेडिंग दिखती है, तो क्या हेडिंग के लिए हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर सकते हैं? लाइक उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, वो कहाँ पे जाके अलाइन होगा? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसको करना कैसे है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जो HTML एट्रीब्यूट्स होता है वो प्रोवाइड करता है एडिशनल, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानकारी, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन किसी भी HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी आपके HTML में लगे हुए एट्रीब्यूट्स से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो एट्रीब्यूट्स क्या है। तो ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक HTML एलिमेंट के अंदर आपका कोई ना कोई एट्रीब्यूट हो सकता है। कंपलसरी नहीं है, पर आप हो सकता है, लगा सकते हो। HTML से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है उस HTML एलिमेंट्स के बारे में। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो एट्रीब्यूट्स होता है ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। तो हमेशा जब भी आप एट्रीब्यूट लिखोगे ना, तो याद रखना कि हमने बताया था कि किसी भी एलिमेंट में एक तो आपका क्या होता है, स्टार्टिंग टैग होता है और आपका एंड टैग होता है। तो एट्रीब्यूट्स हमेशा कहाँ पे लिखे जाने हैं? स्टार्ट टैग में। कभी एंड टैग पे एट्रीब्यूट्स नहीं लिखे जाते हैं, ये बात याद रखना। एट्रीब्यूट्स का क्या होता है, कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है ना, आप उसका नाम लिखते हो और उस एट्रीब्यूट्स की कोई ना कोई क्या होती है, वैल्यू होती है। तो हमेशा ये भी क्या आते हैं, पेयर में आते हैं। आप नेम लिखिए और नेम के बाद क्या लिखोगे, उसका वैल्यू लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक नेम हो जाएगा और असाइनमेंट आपको लगाना है, उसके बाद यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू लिखनी है। अगली चीज बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, एचरफ। अब एचरफ एट्रीब्यूट्स क्या करता है, यहाँ पर जैसे आप एंकर टैग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एंकर टैग लगाते हैं, तो एंकर टैग के देखिए स्टार्टिंग में ये इतना चीज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंकर टैग है इसके अंदर एचरफ क्या बता रहा है, जहाँ पे आपको नेविगेट करना है। मतलब इस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, एचरफ की जो भी वैल्यू रहेगी उसी पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेट करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो। चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पर एंकर टैग से यहाँ पर समझते हैं। हमारे पास एंकर टैग के अंदर एक एचरफ आपका एट्रीब्यूट्स होता है। एचरफ का काम क्या होता है कि एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक आपका पाथ होता है जहाँ पे क्या होता है, हम इस पे क्लिक करने पर वो हमारा पाथ आपके एड्रेस बार में ओपन हो जाता है, मतलब वो लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर देते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे मैं एक एंकर टैग लगाऊंगा। देखो एसरफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक, ठीक है ना। और इसको चल के अगर हम लोग यहाँ पर ओपन करके अपने देखेंगे तो हमको ब्राउजर में यहाँ ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, लिंक। लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एचरफ एट्रीब्यूट लगा है। तो एचरफ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो ये लिंक तो है लेकिन इस पर क्लिक करने से कुछ होगा नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर एचरफ की वैल्यू यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है ना, और जैसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कि HTTP, ठीक है ना, हमको पाथ बताना है, उसके बाद डबल कोलन लगा देते हैं
www.google.com लगा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ लिंक बन जाएगा, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वैसे देखिए हमारा google.com ओपन हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या सीख मिल रही है, इससे हमसे सीख मिल रही है कि ये हमारा एंकर टैग है, और एंकर टैग के स्टार्टिंग में हम क्या लगा रहे हैं, एक एट्रीब्यूट्स लगा रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या कर रहा है, एंकर टैग के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि जब भी यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा तब क्या करना है, हमको इस पाथ पे उसको नेविगेट कर देना है, ठीक है। तो ये हमने पहला एट्रीब्यूट देखा कि href ऐसे आपको इस्तेमाल करना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लगातार ऐड कर सकते हो। अगली चीज़ यहाँ पर देखते हैं हम लोग, वापस मैं इसको पीछे ले आता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट की यहाँ पे बात करते हैं। IMG के अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है SRC एट्रीब्यूट। SRC का मतलब होता है सोर्स, ठीक है ना। तो IMG टैग जब भी आप लगाओगे, बाद में हम लोग इमेज ऐड करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है हमको। IMG टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है SRC। तो SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है पाथ टू द इमेज, जो आपकी इमेज लगने वाली है उसको हम लोग क्या करते हैं, SRC के अंदर पाथ यहाँ पर सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, एक इमेज लगानी है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर IMG लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं IMG लिखूंगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अभी अल्ट हटा देते हैं हम लोग, SRC आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर SRC नहीं लगाऊंगा तो कभी भी हमारे वेब पेज पे कोई हमको इमेज नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास लिंक है पर हमको इमेज नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर मान लीजिए हमको कोई इमेज यहाँ पर लगानी है तो हमको क्या देना पड़ता है, उसका पाथ देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मैं कोई इमेज यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी इमेज आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये इमेज है यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बताता हूँ इमेज आपको कैसे सेव करनी है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। और राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको सेव इमेज एज कर लेना है। तो ये हमसे पूछेगा कहाँ आप सेव करना चाहते हो, तो हमारा फोल्डर डेस्कटॉप, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, डेस्कटॉप के अंदर हमारा क्या है, HTML ट्यूटोरियल, और इसके अंदर हम इसको किसी नाम से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं फुल, ठीक है ना, और इंटर कर देते हैं यहाँ पर, इसको मैं सेव कर देता हूँ। चलिए इसको हमको लगाना है, तो आप जैसे ही मैं यहाँ पर, ठीक है ना, full.jpg लिखूंगा, वैसे आप देखिएगा हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये हमारा आपका फ्लावर लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से SRC, अब SRC एट्रीब्यूट अगर यहाँ पे नहीं होता तो आप यहाँ पर इमेज कैसे शो करते, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास नहीं है तो हमारे पास इमेज शो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि SRC एट्रीब्यूट बताता है कि हमारी जो इमेज है, ठीक है ना, वो कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना। बताते हैं full.jpg, तो देखो ये आपकी इमेज लग गई। तो एट्रीब्यूट्स क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट्स आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो इस तरह से आपका SRC एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि URL कितने टाइप के होते हैं। देखो URL जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट URL और दूसरा हमारे पास होता है रिलेटिव URL। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिस भी इमेज को आपको लगाना है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, उसका पाथ पूरा आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है ना, पूरा पाथ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमको इंटरनेट से कोई इमेज यहाँ पे लानी है, जैसे ये इमेज आप देख रहे हो, बहुत सारी इमेज है, तो इमेज में ही खोल देता हूँ पूरा। तो अगर मान लीजिए इसमें से हमको कोई भी इमेज यहाँ पर शो ऑफ करानी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है ना। जैसे हमारी इमेज यहाँ पे लोड हो जाती है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक ऑप्शन आपको मिलता है कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसको मुझको पूरा पाथ यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो SRC के अंदर हमको पूरा पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा पाथ यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे HTTPS इमेज, ठीक है ना, पूरी वेबसाइट का यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। और चल के देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट पे इमेज लग गई है। जी हाँ बिल्कुल, कंग्रेचुलेसन, आपकी इमेज देखिए यहाँ पे लग गई है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग ना, एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, मतलब पूरा पाथ आपको देना होता है। फिर बात करते हैं रिलेटिव्स क्या होते हैं। देखो रिलेटिव URL का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो हमारी वेबसाइट के अंदर ही होती है। तो जैसे पिछली जो इमेज थी हमारे पास, ठीक है ना, इसके पहले वाली इमेज, वो हमारे इसी के अंदर है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको दोबारा वही इमेज लगा के आपको दिखाऊं IMG SRC, ठीक है ना, हमारी इमेज का नाम क्या था, full.jpg। तो जैसे मैं यहाँ पे ये इमेज लगाऊंगा तो हमको पूरा पाथ यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना।
तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, आप देखो चल के, तो यहाँ पे ये भी हमारी इमेज लग चुकी है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिलेटिव पाथ। तो अगर वेबसाइट आपकी जहाँ पे होस्ट है उसके अंदर कोई फोल्डर है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर आप लगा सकते हो। इस टाइप के हम यूआरएल को क्या बोलते हैं, रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है, क्योंकि सेम वेबसाइट के अंदर ही उसका रिलेशन है, किसी और वेबसाइट से नहीं आ रही है। अगर कहीं बाहर से आ रही है तो उसको हम लोग क्या बनाएंगे, एब्सोल्यूट बनाएंगे, पूरा पाथ आपको सेट करना पड़ता है। और रिलेटिव यूआरएल का मतलब उसी के अंदर होस्टेड है, ठीक है ना, वेबसाइट के अंदर, तो एसआरसी एट्रीब्यूट लगा के पाथ आप पूरा सेट कर दो, इमेज आपकी दिख जाएगी। ओके, अगली चीज क्या होता है कि इमेज के अंदर आपको, अब मान लीजिए इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है, तो इसके अंदर आपको दो एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे, एक आपको मिल जाएगा विड्थ और दूसरा मिल जाएगा आपको हाइट एट्रीब्यूट्स। तो इससे क्या होगा, इससे आप क्या कर सकते हो ना, अपने इमेज को यहाँ पर उसकी हाइट और विड्थ को यहाँ पर सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हमारे पास ये इमेज हमने यहाँ पे लगाई थी, ठीक है ना, ये हमारी पूरी इमेज है। अब इसके इमेज की मान लीजिए हमको हाइट या विड्थ सेट करनी है, तो देखो अभी जो आपकी इमेज है कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है ना। अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले विड्थ सेट कर देता हूँ, मैंने विड्थ, और उसके बाद मान लीजिए कहते हैं मैंने 500 पिक्सल, ठीक है ना। तो इसकी इमेज की देखो विड्थ क्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको छोटा भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 100 पिक्सल, तो देखो ये इमेज क्या हो जाएगी, एकदम छोटी हो जाएगी। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकते हैं। काम करता हूँ मैं 200 कर देता हूँ। इसी के साथ इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी हाइट डाल सकता हूँ, ठीक है। हाइट यहाँ पे कर देता हूँ मान लीजिए 300। तो देखिए ये हमारा जो फूल है वो क्या हो जाएगा, हाइट में बढ़ा जाएगा। वैसे तो फूल क्या होता है कि आपको पानी देना पड़ता है, लेकिन मैं हाइट और विड्थ से ही फूल को क्या कर सकता हूँ, बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, है ना कमाल की चीज। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। हाँ, तो आप हाइट और विड्थ से क्या बता रहे हो, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो अपनी इमेज के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली में हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने आईएमजी टैग के अंदर इंटर कर रहे हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई, तो हाइट और विड्थ आप बता सकते हो। इसी के तरीके से आईएमजी टैग के अंदर एक आपका और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है एएलटी। एएलटी का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं दोबारा एक आईएमजी टैग लगाता हूँ। आईएमजी के अंदर क्या करते हैं, हमारा जो फूल डॉट जेपीजी है, ठीक है ना, इसको लगा देते हैं। अब देखो बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपकी वेबसाइट पे इंटरनेट से सर्व कर रहा है जो व्यक्ति, उसका इंटरनेट स्लो हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है ना, इमेज आपकी लोड नहीं होती है। अब इमेज मान लीजिए लोड नहीं हुई, किसी भी कारण से हो सकता है, इमेज आपकी डिलीट हो गई हो, इमेज का पाथ सही नहीं हो, तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई इमेज है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी तो इमेज आपको दिख रही है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको इमेज में कोई दिक्कत आ गई, जैसे मान लीजिए इमेज का नाम गलत हो गया, ठीक है, पाथ सही नहीं है। तो देखो कैसे यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पर कोई इमेज है। तो अगर आपको यहाँ पे जानकारी देनी है यूजर को कि भाई यहाँ पर एक इमेज है, भले ही आपका इंटरनेट स्लो है, तो क्या करेगा, दोबारा रिलोड कर लेगा या चेक करेगा चीज़ों को, या हो सकता है आपके एंड से दिक्कत है। हाँ, तो इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर अल्ट लगा देना है। तो यहाँ पे बता देना है हेयर इज फुल, ठीक है ना, इमेज। तो इससे ये पता चलेगा यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इमेज नहीं है तो कम से कम पता तो चलेगा, एक इमेज का आइकॉन बना रहेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा हियर इज फुल इमेज, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अल्ट एट्रीब्यूट में ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि भैया यहाँ पर एक इमेज है, इंटरनेट आपका स्लो हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे बात पता चलेगी। अगर अल्ट एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं तो पता चलता है। अच्छा एक बात और, अगर ये पाथ सही रहेगा, जैसे आपने सही कर दिया पाथ, तो आपका फूल दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अल्टरनेटिव सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, काम चला हो भैया, कि अगर मान लीजिए आप कहीं जाना है आपका, ठीक है ना, तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन हम लोग रखते हैं कि मान लीजिए हम जा रहे हैं, हम नहीं जा पाए तो हमारा अल्टरनेटिव कोई है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहीं शादी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जाना, तो क्या होता है, अब मान लीजिए आप जाना था आपको, लेकिन आप क्या हो गए, बहुत ज़्यादा फंस गए किसी इमरजेंसी केस में, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे अपने छोटे भाई को, ठीक है ना, किसी और पर्सन को क्या करते हो, वहाँ पर भेज देते हो। तो ये क्या होता है, इसे अल्टरनेटिव सोल्यूशन बोलते हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं ना, वहाँ से अपनी इमेज भेज रहे हैं, लेकिन बाई चांस क्या हो रहा है कि अगर इमेज नहीं आ पा रही है, हम क्या करेंगे, वहाँ से एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भेज देंगे कि भैया यहाँ पर इमेज है, पेज रीलोड कर लो, तुम्हारा इंटरनेट स्लो चल रहा होगा, फिर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है अल्ट एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट सीखते समय बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमको ये पता चल रहा है कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एसआरसी के अंदर चलिए कुछ बातें यहाँ पे समझ लेते हैं। एक हमारे पास होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इनलाइन सीएसएस लिख सकते हैं। बाद में जब मैं सीएसएस पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास ये लिंक आपकी लगी हुई है, तो ये आपको लिंक दिखाई दे रही है। अब लिंक कैसी है, छोटी बड़ी है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना, आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाइए। उसके बाद मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे आप कलर लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखूंगा, देखो यहाँ पर कलर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल चीज़ हमारे टैग, एंकर टैग के अंदर इंसर्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा काम आता है एट्रीब्यूट्स का। अगली चीज़ बात करते हैं, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है लैंग का। लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज एट्रीब्यूट, इनसाइड द एचटीएमएल के अंदर लिखा जाता है। और ये इससे डिक्लेयर करने से पता चलता है कि जो हमारी लैंग्वेज है वेब पेज के अंदर वो कौन सी है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे लैंग आप क्या लिखते हो, ईएनजी लिख देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एचटीएमएल इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो हमारी क्या है, यहाँ पे आप लगा सकते हो लैंग, और इसके बाद लगा सकते हो ईएनजी। तो ईएनजी का मतलब क्या होता है, हमारे पास ईएनजी नहीं लगाएंगे, ईएन लगा देंगे। इसका मतलब होता है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, कंट्रोल कोड आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूएस के अंदर इस्तेमाल करना है, तो आप ईएन लिख सकते हो, डैश लगा के यूएस लिख सकते हो। तो यहाँ पर ईएन डैश यूएस, तो पता चल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, पर किसकी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। चलिए इसी के साथ बात करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। देखो टाइटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट्स आप पहले तो लगाते हो, तो टाइटल टैग भी आपने पढ़ा है, तो कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं टाइटल टैग लगा रहा हूँ, तो ये HTML5 कहाँ पे दिखेगा, ये HTML5 आपको टैब पे यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है ना, लेकिन टाइटल एट्रीब्यूट का यूज एक और खास काम के लिए होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टूल टिप बना सकते हैं। टूल टिप का मतलब क्या होता है कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, आई एम अ टूल टिप। ठीक है ना, हमको एक टूल टिप बनानी है, तो क्या करेंगे हम लोग, कोई भी आप एक पैराग्राफ ले लो, ठीक है ना, जैसे मैं पी एलिमेंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे आप लिख लो, जो भी आपको लिखना होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखो ध्यान से, पी के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाया गया है जिसका नाम क्या है, टाइटल है, और टाइटल के अंदर की वैल्यू क्या है, आई एम टूल टिप। और ये हमारा दिस इज पैराग्राफ तो दिखेगा, लेकिन ये कब दिखेगा, ये तब दिखेगा जब माउस उसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर, दिस इज अ पैराग्राफ के अंदर। चलिए देखते हैं, कमाल की चीज़ है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे काम करती है। यहाँ पे आ जाओ, देखो जैसे मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा और कुछ समय छोड़ दूंगा, तो क्या बताएगा, आई एम टूल टिप। आप देखो नीचे लिखा हुआ था, फिर लेके आओ, देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम टूल टिप। इस तरह से आप क्या बना सकते हो, टूल टिप भी बना सकते हो। तो है ना कमाल की चीज़। ये लाइन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और बना के बताइएगा कि आपने टूल टिप बना लिया या नहीं बना लिया। कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताइएगा। इस तरह से आप क्या बना सकते हो, टाइटल लगा के एट्रीब्यूट। और ध्यान दीजिएगा, हर जगह जब भी एट्रीब्यूट्स हम लोग लगा रहे हैं, तो हर जगह क्या हो रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग में ही लगा रहे हैं। तो चलिए ये था हमारा एट्रीब्यूट्स। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद इसको रैप करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो हमारा एट्रीब्यूट होगा हमेशा किस में लिखा जाएगा, लोअर केस। मतलब टाइटल आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बाइंड नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन हमेशा क्या करना है, टाइटल जैसे लिखना है, या जितने भी एट्रीब्यूट्स आप लोग को लिखने हैं, हमेशा किस में लिख सकते हो, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में। लेकिन रिकमेंडेशन क्या है कि हमेशा आपको स्मॉल लेटर में ही सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू आप स्मॉल में लिखो, तो वैल्यू आप कैपिटल स्मॉल जिसमें लिखना चाहते हो वही आपको शो होगा। बस ये जो आप एट्रीब्यूट लगाओगे ना इसके अंदर, उसको आपको क्या करना है, आपको
स्मॉल में लिखना होता है। ठीक है, अगली चीज क्या है कि ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यू। तो जब भी आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट लिखेंगे तो उसकी वैल्यू है हमको क्या देनी पड़ती है, किसी न किसी कोड के अंदर देनी पड़ती है। तो एक चीज आप कर सकते हो कि जैसे मैं देखो ध्यान से, मैं इसको यहाँ पे नहीं देता हूँ, इसको यहाँ पे नहीं देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर ये नहीं लगा होगा तब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको हमेशा किसी डबल कोट के अंदर रैप करना है। मतलब वैल्यू को हमेशा किसके अंदर रखोगे, डबल कोट्स के अंदर। तो जितनी भी एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू आप या तो डबल कोट में रख लो या तो सिंगल कोट में रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे एचरफ के अंदर आप डबल कोट्स के अंदर ये सारी चीजें लिख रहे हो, ठीक है ना, तो डबल कोट्स के अंदर आपको ही लिखना होता है। अगर आप ऐसा लिखते हो, ठीक है ना, जैसे आप ये चीज लिखते हो तो ये हमारी बैड प्रैक्टिसेस हैं। अब यहाँ पे जैसे एचरेफ लिखा हुआ है, एचटीटीपी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है। तो याद रखिएगा कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखनी है, ठीक है ना। आप डबल कोट्स के अंदर नहीं रखेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। टाइटल लिखा, अबाउट लिख दिया, अब माई क्लासेस लिख दिया, तो अलग चीज़ें हो गई थी सारी चीज़ें। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा क्या करना है, वैल्यू को डबल कोट के अंदर ही आपको रैप करना होता है। अब बात करते हैं क्या हम सिंगल कोट लगाएं या फिर हम डबल कोट लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर केसेस में आपको हमेशा डबल कोट ही लगाना होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ज़रूरत ऐसी भी पड़ जाती है जो कि आपको सिंगल कोट भी यहाँ पर लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेते हैं प्रैक्टिस में। अब मान लीजिए ये चीज़ हमको लिखनी है, ठीक है ना, टाइटल हमको ये डालना है। अब मान लीजिए ये टाइटल आपको लिखना है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज, ठीक है ना, दिस इज टूल टिप। और उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, पैराग्राफ रैप कर देता हूँ। अभी देखो ध्यान से, अब इसको हमको रन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लेके आऊँगा तो देखो जो हमारा शूट गन है वो आपका क्या है, डबल कोट में है। तो इसलिए अब डबल कोट लगाना पड़ा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे यहाँ से स्टार्टिंग हो रही, यहाँ पे क्लोजिंग हो रही, तो इन दोनों जगहों पे हम सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम डबल कोट से यहाँ पर स्टार्ट करें, डबल कोट पे यहाँ पर एंड करें, फिर यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, हमको सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगल कोट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे हो सकता है आप सिंगल कोट चाहें तो अब देखो सिंगल कोट मिल जाएगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो डबल कोट से अगर ओपन है तो डबल कोट से क्लोज रहेगा। बीच में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, सिंगल कोट इस्तेमाल कर रहे हो। अब मान लीजिए बीच में डबल कोट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंगल कोट से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। काफ़ी समझदार हो आप लोग, अब सारी विधि समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ डबल कोट से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको दिक्कत जाती है तो आप सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसा अगर आपको लिखने को पड़ गया कभी तब। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता ऑल राइट गाइस, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिल जाए और कोई भी वीडियो इस चैनल की आपको मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। सी यू नेक्स्ट टाइम।